स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किए थे और इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे और प्रिंसिपल में क्या आखिर नीड क्यों है बायोटेक्नोलॉजी की, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का महत्व क्या है, पहला रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कैसे बनाया गया, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे और उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और उसका नॉमेनक्लेचर का तरीका हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो साइड में हेडिंग डालिए टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एनसीईआरटी में सिर्फ दो बातें बताई गई हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एंजाइम के क्लासिफिकेशन में एक क्लास है न्यूक्लिएज। एंजाइम के क्लासिफिकेशन में एक बड़ा क्लास है न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज शब्द का मतलब होता है वो जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़े, चाहे वो डीएनए को तोड़े और चाहे वो आरएनए को तोड़े। डीएनए को तोड़ेगा तो उसको डीएनएज कहते हैं और आरएनए को तोड़ेगा तो उसको आरएनएज कहते हैं। तो डीएनए को तोड़ें कि चाहे आरएनए को तोड़ें, अगर न्यूक्लिक एसिड को तोड़ दिया तो न्यूक्लिएज कहेंगे। अब न्यूक्लिक एसिड तोड़ने के भी दो तरीके होते हैं, इधर देखें। जैसे मान लेते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड ये है, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, चौथा न्यूक्लियोटाइड ये है। तो यदि ये वाला बॉन्ड आप तोड़ दें तो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो जाएगा। तो यदि न्यूक्लियोटाइड एट द एंड ऑफ डीएनए से रिमूव होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोन्यूक्लिएज। लेकिन ऐसा ना हो कहीं बीच में से कहीं से काट दिया जाए। अगर अंदर से कहीं से काट दोगे तो उसको एंडोन्यूक्लिएज कहेंगे। तो सिर्फ 3 क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस क्लास में आते हैं, तो कहोगे न्यूक्लिएज क्लास में आते हैं। और न्यूक्लियस 2 टाइप के होते हैं, डीएनएज और आरएनएज। न्यूक्लियस फिर 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। जो इंड ऑफ डीएनए से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दे वो एक्सोन्यूक्लिएज, और जो बीच में विद इन द डीएनए कट करे उसको एंडोन्यूक्लिएज। तो हम लोग को पढ़ना कौन सा होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। लिख लीजिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम belongs to larger class of enzyme और उस लार्जर क्लास का नाम न्यूक्लिएज है। ठीक है। न्यूक्लिएज एंजाइम 2 टाइप के होते हैं। कौन से? एक का नाम है एक्सोन्यूक्लिएज। इसका मतलब है कि ये रिमूव करेगा न्यूक्लियोटाइड एट एंड ऑफ डीएनए, मतलब टर्मिनल। ठीक है। तो इसको चाहे एक्सोन्यूक्लिएज कहो, चाहे पूरा नाम रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज कहो, बात देखी है। और दूसरा वैरायटी है इंडोन्यूक्लिएज
कट करेगा, डीएनए विद इन लेंथ ऑफ डीएनए, अंदर से कहीं से काटेगा, और इसी का फिर पूरा नाम रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज होता है। न्यूक्लिएज का मतलब होता है ब्रेक करो न्यूक्लिक एसिड को। जैसे डीएनएज और आरएनएज, ये ब्रेक कर देगा किसको? डीएनए को, और ये ब्रेक कर देगा किसको? आरएनए को। पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस जरा देख लो, यहां दो क्वेश्चन। ऐसा कोई भी वर्ड जो दोनों दिशाओं से पढ़ा जाए और उसका रीडिंग सेम हो, जैसे जैसे मलयालम, मलयालम को अगर आप इधर से पढ़ोगे तो भी मलयालम है, और इधर से पढ़ोगे तो भी मलयालम है। ऐसा कोई भी शब्द जिसका रीडिंग दोनों दिशाओं से, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, रीडिंग फ्रेम सेम हो, ऐसे शब्द को अंग्रेजी में पैलिंड्रोम कहते हैं। तो पैलिंड्रोम उस वर्ड के लिए कहा जाता है जो वर्ड दोनों दिशाओं से एक जैसा पढ़ा जाए। ठीक है, जैसे जहाज, हिंदी में जहाज है, चाहे आगे से जहाज पढ़िए और चाहे पीछे से जहाज पढ़िए, जहाज ही आएगा। वैसे यहाँ अंग्रेजी में आ जाओ मलयालम, चाहे आगे से पढ़िए और चाहे पीछे से पढ़िए, क्या कहा जाएगा? मलयालम। तो ध्यान सुनिए, जिस तरीके से अंग्रेजी में या हिंदी में कुछ वर्ड्स होते हैं जो दोनों दिशाओं से सेम पढ़े जाते हैं, उनको पैलिंड्रोमिक वर्ड कहते हैं। ऐसे ही यदि डीएनए में कोई बेस सीक्वेंस ऐसा हो, चाहे उसको एक स्टैंड पर पढ़ो और चाहे उसको दूसरे स्टैंड पर पढ़ो, उसका रीडिंग फ्रेम क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो उसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। अभी लिखिएगा नहीं, जैसे GAATPC, कॉम्बिनेशन लिखो इसका, C होगा PTAAG। इधर देख लो जरा, फिर लिखिएगा भाई। ये है 5 डैश और ये है 3 डैश, तो ये क्या होगा? 3 डैश, और ये क्या होगा? 5 डैश। यदि आप इस बेस सीक्वेंस को 5 डैश टू 3 डैश पढ़ लेते हैं, तो 5 डैश टू 3 डैश ये पढ़ेंगे ना। अगर एक स्टैंड पर 5 डैश टू 3 डैश पढ़े तो GAATTC होगा, तो दूसरे स्टैंड पर भी 5 डैश टू 3 डैश ही पढ़ें तो क्या पढ़ोगे? GAATTC। अच्छा, एक स्टैंड पर 3 डैश से 5 डैश पढ़े, तो अगर 3 डैश टू 5 डैश पढ़ोगे तो CTTAAG, तो दूसरे पर भी CTTAAG। बस ये याद रखना है कि जिस ओरिएंटेशन में एक स्ट्रैंड पर पढ़ेंगे उसी ओरिएंटेशन पर दूसरे स्ट्रैंड पर पढ़ेंगे, तभी सेम मिलेगा। यदि एक स्टैंड पर 5 डैश टू 3 डैश पढ़ा तो दूसरे स्टैंड पर 5 डैश टू 3 डैश पढ़ेंगे, और यदि
एक स्ट्रैंड पर 3' to 5' पढ़ा तो दूसरे पर भी 3' to 5' ही पढ़ेंगे। फिर से सुन लेते हैं। ऐसा कोई भी वर्ड जिसका रीडिंग फ्रेम या रीडिंग सेम होता है दोनों दिशाओं से, फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड, उनको पैलिंड्रोमिक वर्ड कहते हैं। ये तो शब्द की बात होगी। इसी तरीके से ऐसा कोई भी बेस सीक्वेंस जिसका रीडिंग सीक्वेंस सेम हो दोनों स्ट्रैंड पर, बस शर्त क्या है, शर्त यह है ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, सेम। अगर एक स्ट्रैंड पर 5' to 3' पढ़े हो तो दूसरे पर भी 5' to 3' ही पढ़ना। यही सीक्वेंस पैलिंड्रोम है। GAATTC GAATTC कब, जब 5' to 3' पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि इसी को 3' to 5' पढ़े तो क्या पढ़े हुए, CTTAAG और CTTAAG। ठीक है, तो अब लिखिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये पढ़ क्यों रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस जो होते हैं वही वास्तव में स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, कहोगे रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं। किसके, कल बढ़ रहे थे कि किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के खास बात ये होती है वो डीएनए को कट करता है किसी एक विशेष जगह से। जिस विशेष जगह से कट करता है वहां एक विशेष बेस सीक्वेंस होता है। उस विशेष बेस सीक्वेंस को रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं या उसको रिस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस किसका बना होता है, तो कहोगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का बना होता है। जैसे ये क्या है, ये पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस है और ये रिकॉग्निशन साइट है। चाहे रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहो चाहे रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस कहो या रिस्ट्रिक्शन साइट भी कह सकते हो। किस एंजाइम की, फॉर एंजाइम कौन सा था, EcoR क्या था 1। कल हमने पढ़ाया था कौन सा, GTC GAC, वो किसका रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस था, वो हिंद 2 का था। तो सिर्फ 3 क्वेश्चन है, जैसे लिखा है ऐसे लिख लीजिए, पॉइंट सब इधर लिखे दे रहे हैं। ये है पैलिंड्रोमिक वर्ड। ये क्या होता है, रीडिंग सेम ऑन बोथ डायरेक्शन। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस क्या होता है, तो ऐसा कोई भी सीक्वेंस, एनी बेस सीक्वेंस whose reading same on both strand, बस शर्त है इफ ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड। मतलब अगर एक स्ट्रैंड पर अगर एक स्ट्रैंड 5' to 3' है तो दूसरा स्ट्रैंड भी क्या होना चाहिए, 5' to 3' होना चाहिए। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस काम करते हैं इसका
रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिस्ट्रिक्शन साइट का किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। act as recognition sequence for restriction enzyme। जैसे ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्निशन सीक्वेंस है किसके लिए? EcoR1 के लिए। एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ऑन डीएनए। जैसे मान लेते हैं कि ये डीएनए है और इस डीएनए को किसी एक विशेष जगह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को कट करना है। मान लेते हैं वो ह्यूमन का डीएनए है, काफी लंबा 2.2 मीटर लंबा डीएनए टोटल होता है। तो मान लेते हैं ये कोई पर्टिकुलर डीएनए है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से कट करना है किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को। तो सबसे पहला सवाल है कि जो होल लेंथ ऑफ डीएनए है पहले इसको देखा जाए और देखा जाए में ये पता किया जाए कि हमको काटना कहां से है और जिस जगह से काटना उसको पहचानेंगे कैसे? तो अभी बताया है कि हर डीएनए का एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है और वो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस बना होता है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। तो भरता क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज लेंथ को देखता है, देखने को इंस्पेक्शन कहते हैं। तो काटने से पहले इंस्पेक्शन होता है। तो पहला स्टेप ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, टोटल लेंथ को देखेगा और इस दौरान कर क्या रहा है, वो देख के ये ढूंढ रहा है कि हमारा रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहाँ है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस कैसे पहचानेगा? वो एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा जहां उसको मिल जाएगा। जैसे मान लेते यहां मिल गया तो बस यहीं अटैच हो जाएगा। तो जिस जगह उसका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा उसी जगह वो अटैच हो जाएगा। अब अटैच होने के बाद काटना शुरू करेगा। तो देखो कैसे काटेगा, इधर देखिए। जैसे मान लेते हैं कि ये लंबा सा कोई डीएनए है और यहां से लेके यहां तक ये उसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। ये जैसे ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिला, EcoR1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो उसी जगह डीएनए से अटैच हो गया। अटैच होने के बाद डीएनए में दो बांड होते हैं, एक होता है सुगर फास्फेट बांड और एक होता है हाइड्रोजन बांड। ये वास्तव में सुगर फास्फेट बैकबोन को तोड़ देता है। यदि सुगर फास्फेट बैकबोन को तोड़ोगे तो बांड कौन सा तोड़ दोगे? फास्फोडाइस्टर बांड तोड़ दोगे। भाई यहाँ देखिए सुगर फास्फेट बांड ये चेन होगी, ऐसे तो होता है। ये सुगर होता है, फिर फास्फेट होता है, फिर सुगर होता है, फिर फास्फेट होता है, फिर सुगर। और जहां जहां सुगर होता है वहां वहां नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। तो कह रहा सुगर फास्फेट बैकबोन को तोड़ देगा। मतलब कौन सा बांड काटेगा? तो कहोगे फास्फोडाइस्टर बांड काट देगा। जैसे कटेगा हाइड्रोजन बांड अपने आप टूट जाएंगे। तो दूसरा सवाल क्या काट देता है? तो कहोगे सुगर फास्फेट बैकबोन को कट करता है या कहोगे फास्फोडाइस्टर बांड को कट करता है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि किस बेस के बीच से काट देंगे। तो देखिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहां से लेकर के यहां तक है, लेकिन ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस के किनारे काटेगा। जैसे ये GAATTC है तो ये 5 डैश है, ये क्या है 3 डैश है, तो 5 डैश एंड की तरफ से काटेगा। ये भी तो 5 डैश है और ये क्या है 3 डैश है, तो फिर कहोगे 5 डैश एंड की तरफ से काटेगा, किनारे की तरफ से काटेगा। ये मान लेते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहां से यहां तक है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से नहीं काटेगा, सेंटर से दूर से काटेगा। तो किस जगह से काटेगा? तो कहोगे अवे फ्रॉम सेंटर से कट करेगा। तीसरा सवाल। चौथा, किस बेस से काटेगा? तो जिस बेस के बीच काटेगा वो स्पेसिफिक होता है। जैसे EcoR1 का स्पेशल काम है क्या
कि वो सिर्फ जी और ए के बीच से काटेगा। तो इस स्ट्रैंड पर भी इस जगह से काटेगा और इस स्ट्रैंड पर भी इस जगह से काटेगा। कहां से काटेगा? बिटवीन जी एंड ए। कहने का मतलब एक स्ट्रैंड पर जिन दो बेस के बीच काटेगा, दूसरे स्ट्रैंड पर भी उन्हीं दो बेस के बीच काटेगा। कहने का मतलब चौथा पॉइंट है कट बिटवीन सेम बेस ऑन क्या? बोथ स्ट्रैंड। यही 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेगा? डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट का मतलब होता है देखना। उस दौरान वो सर्च करेगा, फाइंड करेगा अपना स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जैसे ही उसको मिल जाएगा स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो कि एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, वो डीएनए से अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद वो कट करेगा। क्या कट करेगा? शुगर फास्फेट बैकबोन कट करेगा, दोनों स्ट्रैंड पर कट करेगा। कहने का मतलब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कट करेगा। एक और बात, किन बेस के बीच काम करेगा? तो कहोगे जिन बेस के बीच एक स्ट्रैंड पर काटेगा, उन्हीं बेस के बीच दूसरे स्ट्रैंड पर काटेगा। जैसे इको R1 अभी स्पेसिफिक बात हो गई। ये किसके बीच काटेगा? तो ए और जी के बीच काटेगा, एक स्ट्रैंड पर, तो ए और जी पर, दूसरे स्ट्रैंड पर। आखिरी सवाल, क्या पैलिंड्रोमिक के सेंटर से काटेगा कि पैलिंड्रोमिक के सेंटर से दूर से काटेगा? तो कहोगे सेंटर से दूर से काटेगा। आखिरी सवाल, जब ये सेंटर से दूर से काटेगा तो रिजल्ट देखो क्या होगा। ये ऐसे कटेगा, ये ऐसे कट जाएगा, तो रिजल्ट ये होगा कि ये वाला AATTC ये इतना सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा और AATTC ये सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। ये जो टुकड़ा होगा उसमें ये सिंगल स्ट्रैंड होगा और ये जो टुकड़ा होगा उसमें ये सिंगल स्ट्रैंड होगा। जो सिंगल स्ट्रैंड पार्ट होता है उसी को कहते हैं स्टिकी एंड। क्यों? यहाँ जो बेस सीक्वेंस है वो इसके क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। और यहाँ जो बेस सीक्वेंस है वो इसके क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो स्टिकी एंड क्यों कहते हो? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है। टू काउंटर पार्ट। एक क्वेश्चन और है, ये जो स्टिकी एंड है ये फैसिलिटेट करता है एक्शन ऑफ लाइगेज। जब कभी स्टिकी एंड फिर एक साथ आ जाएंगे तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और डीएनए क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और जोड़ने की जिम्मेदारी किसकी होती है? डीएनए लाई। तो ये जो स्टिकी एंड है ये फैसिलिटेट करता है किसको? तो कहोगे एक्शन ऑफ लाइगेज एंजाइम। रिजल्ट क्या होगा? लिंकिंग ऑफ क्या? डीएनए। तो 5 क्वेश्चन सिर्फ इतने ही है। तो स्पेशल सवाल बताए दे रहे हैं। यदि कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किसी भी अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से काट देगा, तो यदि सेंटर से काट दिया तो क्या सिंगल स्ट्रैंड बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या स्टिकी एंड बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो एंड कौन से बनेंगे? तो कहोगे ब्लंट एंड बनेंगे। हिंड 2 इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, यदि कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से काटेगा तो क्या बना देगा? ब्लंट एंड बना देगा। और यदि अवे फ्रॉम सेंटर से काटेगा तो सिंगल स्ट्रैंड बनाएगा, तो क्या बनेगा? स्टिकी एंड बनेगा। हमको ये याद रखना है कि कौन सा एंजाइम है जो स्टिकी एंड बनाएगा और कौन सा एंजाइम है जो स्टिकी एंड नहीं बनाएगा, ब्लंट एंड। तो ब्लंट एंड में सबसे बढ़िया नाम किसका है? हिंड 2 का है। जबकि स्टिकी एंड में सबसे बढ़िया नाम किसका है? इको R1 का है। लिखो, लिख चुके हम, पॉइंट लिखे। फिर से सुन लेते हैं। किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के काम करने का एक तरीका है। सबसे पहले वो इंस्पेक्ट करेगा लेंथ ऑफ डीएनए को। क्यों? टू फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिस्ट्रिक्शन साइट, जो कि एक स्पेसिफिक क्या होगा? पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस होगा। जैसे ही उसको मिल जाएगा वो अपने डीएनए से उसी जगह पर क्या हो जाएगा?
अटैच हो जाएगा और फिर वो कट कर देगा डीएनए को। कट करने में क्या तोड़ेगा, तो कहोगे सुगर फास्फेट बैकबोन या फास्फोडाइस्टर बांड कर देगा। एक और बात, कट करने में एक स्ट्रैंड काटेगा कि दोनों स्ट्रैंड, कहोगे दोनों स्ट्रैंड काटेगा। दोनों स्ट्रैंड काटेगा कहाँ से, पैलिंड्रोमिक के सेंटर से कि अवे से, तो कहोगे ज्यादातर ये अवे से ही काटेंगे। ठीक है, एक और, जिस बेस के बीच एक स्ट्रैंड से काटेंगे उसी बेस के बीच दूसरे स्ट्रैंड से काटेंगे। जैसे इको R1 ए और जी के बीच से काटेगा, जबकि हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ए और जी के बीच नहीं काटेगा, उसका अलग अलग सीक्वेंस होगा। आखिरी सवाल, चूंकि अवे फ्रॉम सेंटर से काटे हैं तो सिंगल स्टैंडर्ड पार्ट बनता है दोनों पार्ट में, उसको कहते क्या है, स्टिकी एंड। स्टिकी एंड इसका नाम क्यों पड़ गया, क्योंकि इसके जो बेसेज हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं उसके काउंटर पार्ट से। जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कहने का मतलब जब डीएनए जोड़ना होगा तो स्टिकी एंड अगर होंगे तो एक्शन ऑफ लाइकेज एंजाइम आसानी से हो जाएगा और क्या बन पाएगा, लिंकिंग ऑफ डीएनए हो पाएगा। तो पॉइंट लिखिए हम। तो पहला स्टेप है रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियेज क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। द लेंथ ऑफ डीएनए, क्यों, टू फाइंड इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस व्हिच इज ए, जो कि होगा क्या, ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेस इन डीएनए। पहला सवाल। दूसरा, एक बार फाइंड हो जाएगा एज अगर रिकॉग्निशन सीक्वेंस फाइंड हो गया क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बाइंड टू डीएनए एट रिस्ट्रिक्शन साइट, बाइंड हो जाएगा। फिर तीसरा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या करेगा, कट बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वे कहां पर, एट सुगर फास्फेट बैकबोन। मतलब क्या टूट गया, क्या टूटेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा। एक बात, दूसरी खास बात है कट बिटवीन सेम बेस एट
बोथ स्ट्रैंड। इसका एग्जाम्पल जैसे इको R1 कट करेगा बिटवीन A एंड G ऑन बोथ स्ट्रैंड। मोस्टली ज्यादातर कट डीएनए एट पॉइंट, किस पॉइंट से काटेंगे? तो कहोगे अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम, पॉइंट अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब चूंकि अवे फ्रॉम सेंटर से काटेंगे, इसी का रिजल्ट क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन बन जाएगा और उसको कहोगे क्या? उसको कहोगे स्टिकी एंड। नोट करके लिख लीजिएगा। इफ restriction endonuclease कट डीएनए एट कहां से? एट सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम। तो क्या बना देगा? मेक ब्लंट एंड। इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा। कौन कौन लोग हैं जो ब्लंट एंड बना रहे हैं? तो सबसे बढ़िया तो यही है। हिंड 2 है, इको R5 भी है, HAE थर्ड भी है, या SMA भी है। बस छोड़ो। तो इसका उल्टा क्या है? इफ restriction endonuclease कट डीएनए कहां से? एट पॉइंट अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम। तो क्या होगा? तो बना लेगा स्टिकी एंड। और इसका एग्जाम्पल याद रखना। स्टिकी एंड बनाने वाले जो एग्जाम्पल हैं बहुत सारे हैं। जैसे सबसे बढ़िया तो यही है, इको R1। यहां हिंड 2 लिखा है, यहां हिंड 3 है। पाम H1 साल 1, XHO भी लिखा हुआ है।
मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करते हैं? तो एक लेते हैं फॉरेन डीएनए, या इसी को सोर्स डीएनए भी कहते हैं। सोर्स डीएनए या फॉरेन डीएनए, डीएनए वो है जहां से वो स्पेसिफिक डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए आइसोलेट किया जाता है। तो जो टोटल मेन डीएनए होगा उसमें कोई टुकड़ा आपको निकालना होगा, तो जहां से निकाल के लाएंगे उसका नाम सोर्स डीएनए, या उसी को हम फॉरेन डीएनए कहेंगे, और उसी से वो सेगमेंट ऑफ डीएनए कट आउट कर लेंगे। किसके द्वारा? किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के एक्शन से। मान लेते ये टुकड़ा है जो आपने आइसोलेट कर लिया है, तो इसका जो ये किनारा होगा वो भी स्टिकी होगा, और इसका ये किनारा भी क्या होगा? स्टिकी एंड होगा। और ये फॉरेन डीएनए, या इसको हम एलियन डीएनए कहते हैं। इसमें डिजायरेबल जीन है जो आप चाहते थे, ठीक। फिर दूसरी तरफ आप वेक्टर डीएनए लेते हो और वेक्टर डीएनए को भी काट देते हो। ये बस खास बात है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से आप सोर्स डीएनए काटोगे उसी से क्या काटोगे? वेक्टर डीएनए काटोगे। पर्पज ये है कि यहां भी तो दो स्टिकी एंड बनेंगे, एक स्टिकी एंड ये होगा, एक स्टिकी एंड ये होगा। ये वाला स्टिकी एंड इस स्टिकी एंड के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, और ये वाला स्टिकी एंड इस स्टिकी एंड के क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो फिर कभी दोनों ये जुड़ेंगे ही नहीं। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोर्स डीएनए और वेक्टर डीएनए कट बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। पर्पज क्या है? मेक सेम स्टिकी एंड। जैसे स्टिकी एंड यहां बनेंगे वैसे ही स्टिकी एंड यहां बनेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल, इसको पलट देते हैं। यदि सोर्स और वेक्टर डीएनए सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से काटे नहीं गए तो सेम स्टिकी एंड नहीं बनेंगे, तो लिंकिंग संभव नहीं होगी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। तो पलट देते हैं, यदि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हो तो क्या करो? तो कहो सोर्स और वेक्टर को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से काटेंगे तो सेम स्टिकी एंड बनेंगे, और तो लिंकिंग पॉसिबल होगी तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। मान लेते हैं कि सेम से काट लिया है, तो ये वाला स्टिकी एंड इस स्टिकी एंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, ये वाला स्टिकी एंड इस स्टिकी एंड के कॉम्प्लीमेंट्री है। डीएनए लाइगेज मदद एंजाइम की मदद से इस पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए को इस वेक्टर डीएनए से क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तो ये क्या बनके तैयार हुआ? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये स्टिकी एंड इस स्टिकी एंड से जुड़ गया और ये स्टिकी एंड इस स्टिकी एंड से जुड़ गया और बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी है। ये ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग है। क्यों? ये जो प्लाज्मिड होता है इसके पास अपना ओरिजिन ऑफ क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इसका मतलब इसके पास रेप्लिकेट करने की योग्यता है। बस एक काम किया जाए, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए ई कोलाई में। आप सोचो, जब इसको ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये बताओ ई कोलाई के फिनोटाइप में कुछ बदलाव होगा कि नहीं? एग्जाम्पल समझो, मान लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए पर कोई ए नाम का जीन है, मान लेते हैं, और इस ए नाम के जीन से कोई कैरेक्टर आता होगा। तो यदि आप ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करोगे तो उसमें वो ए नाम का जीन पहुंच जाएगा, तो जो उससे कैरेक्टर होता होगा वो भी तो ई कोलाई में आ जाएगा। और अगर ई कोलाई में कोई बदलाव हो गया तो इसी घटना को क्या कहोगे? ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो होस्ट होता है उसमें कुछ चेंज आ जाता है, इसी नाते इंट्रोड्यूस वाली घटना को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और जिसमें बदलाव आ जाए उसको क्या कहोगे? तो इस ई कोलाई या होस्ट सेल को कहोगे ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहोगे?
चेंज होने को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और जो चेंज हो जाता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। और जो चेंज ना हो, तो याद रखिएगा दो लोग हैं दुनिया में, जिनमें चेंज हो जाता है वो ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं, और जिनमें चेंज नहीं होता है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं। इनका भी आगे इस्तेमाल होना है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। ये होस्ट ई कोलाई है, इसके अंदर इसका अपना प्लाज्मिड होगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। जब इस एक ई कोलाई से दो ई कोलाई बनेंगे तब तक क्या होगा? ये एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से दो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी बन जाएंगे। तो एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से यदि दो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गए तो इस घटना को क्या कहोगे? क्लोनिंग कहोगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा? क्लोनिंग देखने को मिलेगी। क्लोनिंग देखने का मिलने का मतलब है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो हमको कहाँ मिल जाएंगे? डॉटर सेल। कल को ये भी तो डिवाइड करेंगे, तो अभी 2 में दिख रहा है, कल को 4 में दिखेगा, फिर 8 में दिखेगा, फिर 16 में दिखेगा। मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट सेल को कहते क्या हो? क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट सेल। याद क्या क्या रखना है? देखो 3-4 चीज याद रखेंगे। यदि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हो तो होस्ट और वेक्टर या सोर्स और वेक्टर डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटेंगे। क्यों? सेम स्टिकी एंड बनेंगे, तभी लिंकिंग पॉसिबल होगी, तभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। यदि आपने दोनों को अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दिया तो फिर अलग अलग स्टिकी एंड बन जाएंगे, तो फिर लिंकिंग संभव नहीं होगी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। ये तो दो बातें हो गई। मान लेते भाई सेम से कट गया, जुड़ गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया, करोगे क्या? उसको इंट्रोड्यूस करेंगे किसी होस्ट सेल में, जैसे यहाँ ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करके ई कोलाई में जब बदलाव आ जाता है तो उस घटना को क्या कहते हो? ट्रांसफॉर्मेशन। और जिस ई कोलाई में बदलाव आया है उसको क्या कहते हो? ट्रांसफॉर्मेंट। उसके बाद क्या होगा? चूंकि ये ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग होगा प्लाज्मिड, जब एक सेल से दो सेल बनेंगी तो ये एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से दो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो जाएंगे, 4, 8, 16, 32, 64 हो जाएंगे, मल्टीपल कॉपी बनेगी, और इसी को कहोगे क्या? क्लोनिंग। क्लियर है? तो 4-5 लिख दीजिए। फॉर मेकिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करना चाहिए? सोर्स डीएनए एंड कौन सा? वेक्टर डीएनए कट बाय किसके द्वारा? सेम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। ये सेम से क्यों काटे हैं बेटा? मेक सेम स्टिकी एंड ऑन बोथ। बोथ का मतलब सोर्स और वेक्टर, तभी पॉसिबल होगा क्या? पॉसिबल लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए टू वेक्टर डीएनए। और तभी क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका उल्टा लिख दिया है एनसीईआरटी में। इफ source and vector DNA not cut by same
रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो क्या हो जाएगा? तो कहोगे नो सेम स्टिकी इंड, तो नो लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए टू वेक्टर डीएनए, तो रिजल्ट नो फॉर्मेशन ऑफ recombinant DNA. ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ recombinant DNA into host cell to change phenotype of host cell। इंट्रोड्यूस करके फिनोटाइप बदल देना क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। फिर होते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स। होस्ट सेल with introduced recombinant DNA, जिसमें recombinant DNA इंट्रोड्यूस हो गया हो, वही क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन होते हैं? बताओ। तो ऐसी कोई भी सेल जिसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस ना हुआ हो, एनी सेल इन विच foreign gene not introduce, और जिसमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस हो, सेल विद फॉरेन जीन, जिसमें हो उसको क्या कहोगे? ट्रांसफॉर्मेंट। और जिसमें ना हो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हम लोग यहां से पढ़ना शुरू किए थे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लिएज, जो कि कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। एक का नाम एक्सो और एक का नाम एंडो। एक्सो कौन से हैं? तो ये रिमूव करेंगे न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए, जबकि एंडो कौन है? कट करेंगे स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, अंदर। ये लाइन टिक कर लो, एज सच एग्जाम में आई है। ईच
ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। कैसे काम करेगा? सबसे पहले इंस्पेक्ट करेगा किसको? लेंथ ऑफ डीएनए। फिर और क्यों कर रहा है? फाइंड कर रहा है। एक बार उसको मिल गया क्या? स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो ये बाइंड कर जाएगा डीएनए, दूसरा स्टेप। फिर कट करेगा, कितने स्ट्रैंड? दोनों स्ट्रैंड। और कहां काटेगा? तो कहोगे सुगर फास्फेट बैकबोन। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज किसको रिकॉग्नाइज करता है? तो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये क्या है? हमने आपको अलग से पढ़ा दिया। ये एनसीईआरटी ने यहां बताया है। कह रहा आप पैलिंड्रोम को जानते ही होंगे, ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर या वर्ड जो रीड किया जाता हो फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम। इसका अंग्रेजी में यही एग्जाम्पल है, हिंदी में जहाज है, चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से। अगेंस्ट ए वर्ड पैलिंड्रोम वेयर रीडिंग वर्ड सेम इन क्या? बोथ डायरेक्शन, यहां से जो होता है। तो पैलिंड्रोम इन डीएनए का मतलब क्या है? तो देख लो मतलब। कह रहा बेस पेयर का वो सीक्वेंस जो रीड सेम हो, कहां? दोनों स्ट्रैंड पर। दोनों स्ट्रैंड पर रीडिंग क्या हो? सेम। बस शर्त देखो लगी है, व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ, बातचीत न करो भाई, ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग केप्ट क्या? सेम। कह रहा है अगर आप पढ़ो सीक्वेंस को, लिखा है फॉलोइंग सीक्वेंस रीडिंग सेम ऑन टू स्ट्रैंड, अगर डायरेक्शन क्या रखोगे? ये अगर 3' to 5' कर लो तो दोनों पर क्या कर लो? जैसे इसको 5' से 3' पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, इसको 5' से 3' ये पढ़ेंगे। अगर 3' to 5' पढ़ना है तो फिर इसको इधर से इधर पढ़ोगे और इसको इधर से इधर पढ़ोगे। कह रहा या तो इस दिशा में पढ़ो या तो इस दिशा में पढ़ो, लेकिन दोनों में एक ही दिशा में पढ़ो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, क्या लिखा है? अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ क्या? पैलिंड्रोम। लेकिन लिखा है बिटवीन सेम टू बेसेज ऑन अपोजिट स्ट्रैंड, जिससे क्या बनेगा? सिंगल स्ट्रैंड पोर्शन बनेगा। ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेज कहोगे क्या? स्टिकी एंड। इनके नाम स्टिकी एंड क्यों है? क्योंकि ये बना लेंगे क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ? कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट। स्टिकनेस जो है वो फैसिलिटेट करेगी किसके एक्शन को? लाइगेज, लिख ही चुके हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म क्या? रिकॉम्बिनेंट, जिसमें होते हैं डीएनए दो जगह से, डिफरेंट सोर्स से होते हैं, एक वेक्टर वाला होता है और एक सोर्स वाला। कह रहा व्हेन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट लीव सेम काइंड ऑफ, और तभी ये ज्वाइंट होंगे किसकी मदद से? डीएनए लाइगेज। डायग्राम पहले ऊपर वाला देखो, लिखा है एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट सेम साइट। ये क्या है? वेक्टर डीएनए। ये सोर्स डीएनए या फॉरेन डीएनए। यहां भी जी और ए के बीच काटा और यहां भी जी और ए के बीच काट दिया। ठीक है, काटने के बाद ये वाला हिस्सा हटा दिया गया, ये वाला हिस्सा रखा गया, इधर ये वाला हिस्सा रखा गया, ये वाला हटा दिया गया। यहाँ जो बेस सीक्वेंस है, यहाँ जो बेस सीक्वेंस है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये इसके स्टिकी है। रिजल्ट क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। वही हाल यहाँ देख लो। फॉरेन डीएनए लंबा सा लिए, वेक्टर डीएनए या कोई प्लाज्मिड ले लिए। लिखा है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट सेम साइट। एक ही जगह तो काटेंगे। ये छोटा टुकड़ा निकल आया और ये छोटी ओपनिंग बन गई। ये स्टिकी एंड है, ये स्टिकी एंड है, तो यहाँ भी तो दो होंगे, एक ये और एक ये। लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए ऑफ टू क्या? प्लाज्मिड। बना क्या? रिकॉम्बिनेंट। फिर देखो सीधे लिख दिया है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या है?
यदि फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दोगे किसी भी सेल में, तो सेल में कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही। जैसे बदलाव होगा उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, और जिसमें बदलाव होगा उसको ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। तो अभी ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिए, तो ई कोलाई में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ये वाला जो रिकाम्बिनेंट वाला था वो दोनों में देखने को मिल गया। इसका मतलब क्या हो गई, क्लोनिंग हो गई। यू मे रियलाइज दैट जब तक unless cut the vector and source DNA with the same restriction enzyme, recombinant molecule cannot created। जब तक सेम से नहीं काटोगे तब तक रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा, ये बात है। चलिए हेडिंग डालिए, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। हेडिंग डालिए, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जरा सुन लीजिए फिर लिखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये इतना लंबा कोई डीएनए है और इस पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ने एक्शन किया और यहां से काट दिया, तो एक पीस ये मिल गया, एक पीस ये मिल गया, एक पीस ये मिल गया। ठीक है, हमारे काम का ये पीस है, न ये पीस काम का है न ये पीस काम का है। तो सवाल है कि फिर ये पीस हमको मिलेगा कैसे। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के एक्शन के बाद और डीएनए लाइगेज के एक्शन के पहले हमको वो स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट को अलग करना होगा बाकी फ्रेगमेंट से जो हमारे काम के नहीं है। तो कैसे अलग करोगे भाई, डीएनए बहुत छोटी चीज है, माइक्रोस्कोपिक चीज है, दिखाई तो पड़ने की आराम से ये दिख गया, ये वाला उठा लीजिए। तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो जिस तरीके का नाम है उस तरीके का नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी लिखना नहीं, केवल सुनना है। तो पहला तो रटने वाला सवाल है कि उस स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कैसे करोगे। तो कहोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करेंगे। पहला सवाल, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। तो कहोगे ऐसा कोई भी तरीका जिसमें डीएनए को जेल के थ्रू पास कराएंगे। कैसे पास कराएंगे भी बताएंगे। जब जेल के थ्रू पास कराओगे तो इसे मान लेते हैं कि ये इतना मोटा जेल का बेड है, ये इतना मोटा जेल का बेड है और डीएनए से कहा जाए कि इसके अंदर से गुजरिए और यहां आइए। तो जब डीएनए इसके अंदर से गुजरेंगे तो होगा क्या भाई, जो बड़ा पीस होगा वो ज्यादा फंस के चलेगा और जो छोटा पीस होगा वो कम फंसेगा। तो रिजल्ट क्या होगा, जो बड़े बड़े पीस होंगे वो यहाँ रह जाएंगे और जो छोटे पीस होंगे वो यहाँ चले जाएंगे। लेकिन डीएनए चलेगा क्यों, पीछे कोई पंपिंग सेट तो लगाया नहीं गया कि पीछे धक्का दिया जा रहा है डीएनए आगे बढ़ो, ऐसा तो है नहीं। तो इसका तरीका निकाला गया है। क्या, डीएनए जो हैं इनके ऊपर चार्ज पहले से क्या है, नेगेटिव, और यहाँ चार्ज क्या लगा दो, पॉजिटिव। तो भाई नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है तो या तो ये वाले खींच के इधर चले आए, एक ऑप्शन ये भी तो है। लेकिन इनको रस्सियों से यहाँ बांध दिया गया कि ये हिल नहीं सकते हैं, तो बकल फिर विकल्प क्या बचा, हमारे पास एक ही विकल्प बचा कि भाई या तो ये इधर जाएं या तो ये इधर आए। तो फिर डीएनए यहाँ से यहाँ चलना शुरू करेंगे। तो डीएनए क्या करेंगे, तो कहोगे एनोड की तरफ मूव करेंगे। और जब एनोड की तरफ मूव करेंगे तो मूव करने के दौरान डीएनए में फंसेंगे, इसको सीविंग इफेक्ट कहते हैं। और फंस के चलेंगे तो जो बड़े वाले डीएनए होंगे वो पीछे रह जाएंगे और जो छोटे वाले डीएनए होंगे वो आगे रह जाएंगे। तो डीएनए अलग हो जाएंगे। किस हिसाब से, ऑप्शन 2 है, वेट के हिसाब से
किस साइज के हिसाब से? साइज के हिसाब से। बताओ बड़ा डीएनए कहाँ मिलेगा और छोटा डीएनए कहाँ मिलेगा? तो कहोगे जिस जगह डीएनए डाले गए होंगे, जहां लोड किए गए होंगे, वहां क्या मिलेंगे? बड़े मिलेंगे। और उससे दूर क्या मिलेंगे? तो पलट देते हैं, इधर से पूछते हैं एनोड के करीब कौन मिलेगा और उससे दूर कौन मिलेगा? बड़े वाले। ठीक है, जब मोमेंट होगा तो कौन आगे निकल जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा? तो छोटे वाले जहां से लोड किए उससे दूर चले जाएंगे और बड़े वाले उसके करीब रह जाएंगे। इस पूरी प्रोसेस का नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। क्यों? इसमें डीएनए को जेल बेड से गुजारते हैं। वो जेल बेड किसने बनाया है? तो कहो वो अगारोज जेल, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है। किससे मिलता है? सीवीड से। इस पर्टिकुलर प्लेट में जहां डीएनए डाले जाते हैं उस जगह का नाम वो लोडिंग पोर्ट है। और एनसीईआरटी में लोडिंग पोर्ट को वेल कहा गया है। ठीक है, इसमें डीएनए डाले जाएंगे और जब उसके बाद डालने के बाद इसमें भी डीएनए डाला है, सब में डीएनए डाल दिया। तो डीएनए धीरे धीरे क्या करेंगे? पास करना शुरू करेंगे इधर से इधर। और यहां क्या लगे हैं? एनोड है। जबकि डीएनए क्या है? ये क्या है? ये क्या है? जेल प्लेट है, जो कि बनी किसकी है? अगारोज जेल। ये कहां से आया है? तो कहोगे नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन कहां से हुआ? सीवीड। अभी लिखना नहीं, लिखने टाइम देंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा डीएनए इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो जो बड़े वाले डीएनए होंगे वो पीछे रह जाएंगे, उससे छोटे वाले डीएनए आगे चले जाएंगे। तो डीएनए किस हिसाब से अलग होंगे? साइज के हिसाब से। जो स्मॉलर साइज डीएनए होंगे वो मूव फार्दर अवे फ्रॉम वेल, या जहां से लोडिंग कर रहे होंगे। यहीं पर क्या हो रही है? यही हो रही है लोडिंग ऑफ डीएनए। तो लोडिंग, या इसको सैंपल पोर्ट भी कहते हैं। तो बताओ लोडिंग या सैंपल पोर्ट के पास कौन होगा और लोडिंग या सैंपल पोर्ट के दूर कौन होगा? तो कहोगे बड़े बड़े वाले पास होंगे और छोटे वाले दूर। और उधर से अगर पूछ लिया तो छोटे वाले उसके पास होंगे और वहां से क्या होंगे? बड़े वाले दूर होंगे। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। इस पूरी कहानी का नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। एक क्वेश्चन अभी बना लेना, 2 मिनट रुक जाओ, भागे नहीं जा रहे। चलिए ठीक है, डीएनए को पास करा लिया, बड़े वाले डीएनए पीछे रह गए, छोटे वाले डीएनए आगे चले गए। इनमें से आपके काम का कोई एक पीस होगा ना, तो सवाल है कि वो एक पीस दिखाई तो पड़े आपको। जब वो दिखाई पड़ेगा तभी तो आप उसको निकालोगे। तो याद रखेंगे डीएनए नहीं दिखेंगे कब? 2 ऑप्शन। कहोगे विजिबल व्हाइट लाइट, ये जो लाइट है ये विजिबल व्हाइट लाइट है, इसमें नहीं दिखाई पड़ेंगे, और बिना रंगे नहीं दिखाई पड़ेंगे। डीएनए कैन नॉट विजुअलाइज इन विजिबल व्हाइट लाइट विदाउट स्टेन। तो फिर दिखाई कब पड़ेंगे? तो दिखाई करेंगे 2 शर्तें। एक तो स्टेन करना पड़ेगा, और व्हाइट लाइट की जगह कौन सी? यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में दिखाई पड़ेंगे। जैसे कहोगे स्टेन करना पड़ेगा,
वैसे पूछेगा भैया स्टेन काहे से करोगे, तो स्टेन करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड से। इथिडियम ब्रोमाइड से जब स्टेन करेंगे, यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर डालेंगे, तो यहाँ डीएनए के बैंड दिखाई पड़ेंगे। बैंड ऑफ डीएनए कैसे, पूरा लिख लेते हैं, ब्राइट ऑरेंज बैंड इन एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। चले दिख गए, उसके बाद भी एक काम बाकी है। मान लेते आपको दिख गया कि आपके काम का ये टुकड़ा है, सेलेक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है, तो इस टुकड़े का करोगे क्या, इसको यहां से निकालोगे, तो इस सेलेक्टेड टुकड़े को जेल से रिमूव करने की भी एक प्रोसेस होती है, तो इसको रिमूव करोगे। फ्रॉम जेल प्लेट कैसे, बाई इल्यूशन, ये भी लिखा एनसीईआरटी में, तो याद रखिएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ क्या करते हैं, इल्यूशन करते हैं, तभी वो वहां से रिमूव करेंगे। 7-8 लाइनें हैं, सुन लेते फिर लिख लीजिएगा। किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के एक्शन के बाद किसी भी डीएनए के सेवरल फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, उन सेवरल फ्रेगमेंट में से हमारे काम का कोई डिजायरेबल डीएनए फ्रेगमेंट हो, उसको सारे फ्रेगमेंट से अलग हमको चाहिए, क्या करोगे, तो जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे उसका नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। इसमें करते क्या है, डीएनए जो कि निगेटिव चार्ज होता है उसको मूव कराएंगे जेल प्लेट में, किधर की तरफ, टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ। इस दौरान सीविंग इफेक्ट होगा और डीएनए अलग हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज। कैसे, जो बड़े साइज के डीएनए होंगे वो पीछे रह जाएंगे और जो छोटे साइज के होंगे वो आगे निकल जाएंगे। जो बड़े साइज के होंगे वो सैंपल पोर्ट के करीब होंगे और जो छोटे वाले होंगे वो सैंपल पोर्ट से दूर होंगे या छोटे वाले एनोड के करीब होंगे। बात एक ही है। फिर उसके बाद क्या होगा, हाँ ये जेल प्लेट कहाँ से लाए हो, तो कहोगे ये नेचुरल पॉलीमर है जो सी वीड से मिला है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, किसमें, सामान्य विजिबल व्हाइट लाइट विदाउट स्टेन। तो देखोगे कैसे, तो दो शर्तें हैं, एक तो लाइट लेना पड़ेगा यूवी रेज और दूसरा स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग किससे करोगे, तो कहोगे इथिडियम ब्रोमाइड, और जब यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर करोगे तो हमको डीएनए दिखाई पड़ेंगे, किस फॉर्म में, तो ब्राइट ऑरेंज बैंड के फॉर्म में। तब आप पहचान लोगे कि ये वाला डीएनए हमारे काम का है। फिर उसको जेल से भी तो आइसोलेट करना है, जेल से आइसोलेट करने में प्रोसेस इल्यूशन। इतना लिख लो, फिर पॉइंट लिखेंगे। लिखो, आफ्टर एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या होगा, मेनी फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑब्टेन। दूसरा,
डीएनए फ्रेगमेंट्स separated by gel electrophoresis during gel इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? निगेटिव चार्ज्ड डीएनए मूव टूवर्ड किधर की तरफ? पॉजिटिव चार्ज्ड एनोड। एक बात, किसके थ्रू? क्या हो? थ्रू जेल बेड, जो देगा क्या? सीविंग इफेक्ट। जेल बेड के बारे में पॉइंट वहीं लिखे हैं कि वो कहां से बना। इस दौरान डीएनए सेपरेट अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। कैसे? स्मॉलर साइज डीएनए मूव फार्दर फ्रॉम कहां? सैंपल पोर्ट। सैंपल पोर्ट से दूर चले जाएंगे तो लार्जर साइज डीएनए रिमेन नियर सैंपल पोर्ट या वेल्स। ये भी कह सकते हो स्मॉलर साइज डीएनए नियर कहां मिलेंगे? एनोड। बात देखिए, डीएनए नहीं दिखेंगे, डीएनए नॉट विजुअलाइज इन इसमें विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। तो फिर डीएनए विजिबल कब होंगे?
डीएनए विजिबल इन, ये विजिबल आफ्टर स्टेनिंग बाई, किससे, इथिडियम ब्रोमाइड एंड एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। और कैसे विजिबल होंगे, एज ब्राइट ऑरेंज बैंड। नहीं नहीं, खत्म नहीं। इल्यूशन क्या है, रिमूव कर लेना है, रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल प्लेट। ये स्पेशल पॉइंट लिख लीजिए। एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्शन ऑफ, एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज चेक बाई, तो आंसर क्या दोगे, जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस। कटिंग करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा तो बनेंगे क्या, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। दीज फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सेपरेटेड बाय टेक्निक, नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट है क्या, निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज कहां से आया, फॉस्फेट से आया है। इनको सेपरेट कर सकते हो, क्यों, जबरदस्ती इनको मूव कराओ, किधर की तरफ, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट जरा टिक कर लेना, छूट गया लिखना, लिखा ना मूव टुवर्ड एनोड, ये अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड है, थ्रू ए मीडियम या मैट्रिक्स। मोस्ट कॉमनली मैट्रिक्स कौन है, अगारोज, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है, कहां से मिला, सीवीड। डीएनए फ्रेगमेंट अलग हो जाएंगे, किसके हिसाब से, साइज, क्यों, थ्रू द सीविंग इफेक्ट। और सीविंग इफेक्ट कौन देता है, जेल देता है। सीविंग का मतलब जैसे अगर आप सांस ले रहे हो और आपके सामने कुछ यहाँ रख दिया जाए तो कम सांस ले पाओगे, तो छोटी छोटी जाली जो होती है उससे हवा लिया जाए, उसको सीविंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर साइज बदल जाएंगे। स्मॉलर फ्रेगमेंट जो साइज होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। करा फिगर देखो, देख लेंगे। करा गेस करो एट विच एंड ऑफ जेल सैंपल वाज लोडेड। इसमें कौन सी दिक्कत है, यहां सैंपल लोड करेंगे, इधर से इधर की तरफ चलेंगे, इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो देखो बड़े बड़े बैंड यहां मिल रहे हैं, छोटे वाले यहां मिल रहे हैं।
द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट विजुलाइज ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए कंपाउंड कौन सा? पता नहीं कितना एग्जामिनर खुश है, बहुत बार पूछ चुका है। और एक्सपोजर किससे करेंगे? अगर आपको पता होना चाहिए, आप नहीं देख सकते हो डीएनए को किसमें? विजिबल लाइट विदाउट स्टेनिंग। हमको दिखाई क्या पड़ेंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड इन डीएनए। कब? जब लिथियम ब्रोमाइड स्टेन्ड जेल को एक्सपोज करोगे किससे? यूवी। फिर लिखा है द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए कट आउट फ्रॉम जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इल्यूशन। डीएनए फ्रेगमेंट जो प्यूरिफाई करोगे उनका इस्तेमाल कहाँ करोगे? तो डीएनए फ्रेगमेंट का इस्तेमाल करोगे आप, इनको वेक्टर डीएनए से जोड़ दोगे और क्या बना लोगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लोगे। तो एक लाइन लिख लो, ये इस नाते लिख लो, ये इसी साल आई है। क्या लिख लो? सेपरेटेड डीएनए यूज इन मेकिंग क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों? सेपरेटेड डीएनए को लिंक कर दिया जाए किससे? वेक्टर डीएनए। हेडिंग डालिए क्लोनिंग वेक्टर। जरा सुन लीजिए फिर लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन देख लिया दोनों स्टेटमेंट। चलो इधर उधर देखो। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है और ये मान लेते हैं कि कोई होस्ट है। यदि किसी कोई भी इस डीएनए सेगमेंट को इस होस्ट के अंदर पहुंचा दे तो जो पहुंचा देगा उसका नाम वेक्टर होगा। कैसे? आपने क्या किया? इस डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को जोड़ दिया किसके साथ? प्लाज्मिड के साथ। तो जब प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया तो प्लाज्मिड को ही क्या मान लिया गया? प्लाज्मिड को मान लिया गया वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसने कैरी किया किसी फॉरेन डीएनए को होस्ट तक पहुंचाने में। वेक्टर एक अलग चीज होती है, उसके आगे लिखा है क्लोनिंग। ऐसा कोई भी वेक्टर जो किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए या किसी फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट तक पहुंचाए वो तो वेक्टर है। लेकिन पहुंचाने के बाद देखो क्या होगा। पहुंचाने के बाद की स्थिति ये है कि मान लेते ये है और इसके साथ ये फॉरेन डीएनए है और ये मान लेते हैं कि होस्ट का जीनोम है। तो अगर यहां पहुंचने के बाद जब होस्ट की सेल एक सेल से दो सेल बने तो ये जो फॉरेन डीएनए है इसकी कॉपी बन जानी चाहिए। हो ये रहा है कि आप इसको लाए तो यहां हो लेकिन होस्ट जीनोम से इंटीग्रेट नहीं किए। पहले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी डीएनए की आप कॉपी बनवाना चाहते हो तो उसको होस्ट के जीनोम या क्रोमोसोम से इंटीग्रेट कर देना चाहिए। इंटीग्रेट तो किए नहीं हो तो फिर कॉपी बनेंगे कैसे? तो कॉपी इस नाते बन जाएंगे कि जो ये प्लाज्मिड है इसके पास रिप्लिकेटिंग एबिलिटी है। तो ऐसा कोई भी प्लाज्मिड या ऐसा कोई भी वेक्टर जिसके पास रिप्लिकेटिंग एबिलिटी होगी उसका नाम हमको रखना पड़ेगा क्या? क्लोनिंग वेक्टर। क्यों? ये वेक्टर है लेकिन कॉपी भी बनवाएगा। तो यदि कोई वेक्टर वेक्टर का काम करे और कॉपी भी बनवाए तो उसका नाम क्या रखोगे? क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं? तो कहोगे ऐसा कोई भी वेक्टर जिसके पास सेल्फ रिप्लिकेटिंग एबिलिटी हो
इंडिपेंडेंट ऑफ होस्ट जीनोम। होस्ट जीनोम से मतलब ना हो कि वहां जाएं और होस्ट जीनोम से पहले पूछें कि रेप्लिकेट करें कि ना करें। तो यदि होस्ट जीनोम के इंडिपेंडेंट किसी वेक्टर के पास रिप्लिकेशन की एबिलिटी है, तो जब वो रिप्लिकेट करेगा तो जो जिस जीन को लेके आया है वो भी रिप्लिकेट कर जाएगा। उसी वेक्टर का नाम हमको क्या रखना पड़ेगा? क्लोनिंग वेक्टर रखना पड़ेगा। तो वेक्टर अलग है, क्लोनिंग वेक्टर अलग है। वेक्टर क्या है? वेक्टर सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी फॉरेन जीन को किसी में इंट्रोड्यूस करा दे वो क्या है? वेक्टर। बात खत्म। इंट्रोड्यूस कराने के बाद तुम कॉपी बनाओ चाहे कॉपी ना बनाओ, वेक्टर से कोई मतलब नहीं। यदि इंट्रोड्यूस भी कराए और उसकी मल्टीपल कॉपी भी बनवाए तो उसी वेक्टर का नाम क्या रखोगे? क्लोनिंग वेक्टर। और ये तभी संभव है जब इंट्रोड्यूस कराने वाले वेक्टर के पास सेल्फ क्या होनी चाहिए? रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो जिन जिन के पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी होगी उन्हीं का नाम क्या कहोगे? क्लोनिंग वेक्टर। तो रेप्लिकेटिंग एबिलिटी कैसी होनी चाहिए? सेल्फ होनी चाहिए या इंडिपेंडेंट टू होस्ट जीनोम होनी चाहिए। तो इन्हीं ऐसे किसी भी प्लाज्मिड या ऐसे किसी भी वेक्टर का नाम हम क्या कहेंगे? तो इसी का नाम हो जाएगा क्लोनिंग वेक्टर। बस आपको एग्जाम्पल बताने हैं। तो दो हैं, एक है प्लाज्मिड और दूसरा है बैक्टीरियो फेज डीएनए। अभी लिखिएगा नहीं। प्लाज्मिड जो डीएनए है इसके पास भी ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी है। वेक्टर का भी काम करेगा, रेप्लिकेट भी करेगा। अभी इसके बारे में नहीं बताया तो ये देख लो। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बैक्टीरिया है, इसमें आपने प्लाज्मिड इंट्रो ये कोई बैक्टीरिया है, इसमें आपने कोई प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मान लेते ये प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हो गया। इसके साथ आपने कोई फॉरेन जीन भी क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। तो भाई जब कल को इसकी कॉपी बनेगी तो इस फॉरेन जीन की भी क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगी। और उसी को कहेंगे क्या? क्लोनिंग। किसमें? बैक्टीरिया में। प्लाज्मिड वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल पहले से ही क्लियर है जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। अब नया कॉन्सेप्ट आया। मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस कर रहे हो और संयोग से वो प्लाज्मिड डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो कोई और तरीका निकालना चाहिए। तो तरीका देखो क्या है। ये मान लेते हैं कि बैक्टीरिया है और ये उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का जीनोम है। ठीक है। और ये मान लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज है। और इस बैक्टीरियोफेज के पास अपना डीएनए है। ठीक है। तो जब कभी बैक्टीरियोफेज होते क्या है? ये तो वायरस है ना, है तो ये वायरस ही, बस नाम इनका क्या पड़ गया? बैक्टीरियोफेज। ये अपने डीएनए को यहां पहुंचा देते हैं। तो अगर अपने डीएनए को ये यहां पहुंचा सकते हैं तो हम लोग ऐसा ना करें कि अपना जो डिजायर डीएनए है, जिसको हम लोग फॉरेन डीएनए कहते हैं, यदि हम फॉरेन डीएनए को इसके साथ जोड़ दें तो जब ये अपना डीएनए यहां भेजेगा तो हमारा वाला भी भेज देगा। वेक्टर का काम तो इसने कर ही दिया, बस आगे क्लोनिंग होनी है। तो इस जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है इसके पास एबिलिटी है सेल्फ रिप्लिकेटिंग। ये अंदर जाएगा क्या करेगा? रिप्लिकेट कर जाएगा। कैसे? डीएनए जा करके आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से फिर से डीएनए बनाएगा।
प्रोटीन भी बनवाएगा, वो अपनी कॉपी बनवाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर जाता है। तो यदि इसके पास मल्टीप्लाई करने की योग्यता है और अगर हमने अपना फॉरेन डीएनए इसके साथ जोड़ दिया है, तो जब ये जा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो हमारा वाला डीएनए भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो इन दोनों के पास ये योग्यता है कि ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे, किसमें, होस्ट सेल में। तो अगर दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो दोनों किसका काम करेंगे, क्लोनिंग वेक्टर काम करेंगे, बस टेक्निक में अंतर है। बोथ हैव replication ability in host cell, इसी नाते दोनों काम करते हैं कैसे, एज ए क्लोनिंग वेक्टर। बस आखिरी सवाल है कि जब क्लोनिंग वेक्टर की तरीके से काम करेंगे और कॉपी बनाएंगे तो कितनी कॉपी बनाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, बैक्टीरियोफेज का कॉपी बनाने का जो नंबर है वो प्लाज्मिड से ज्यादा होता है। पहला सवाल क्यों, क्योंकि जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन करते हैं तो सिर्फ एक बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन यहाँ नहीं होगा, यहाँ बहुत सारे बैक्टीरियोफेज जुड़ जाएंगे, तो बहुत सारे बैक्टीरियोफेज के जीनोम अंदर पहुंच जाएंगे। तो जब पहले से ही बहुत सारे पहुंचेंगे, मान लो 10 पहुंच गए और सब डबल हो गए तो सीधे 20 हो जाएगा। प्लाज्मिड में क्या है, प्लाज्मिड आप इंट्रोड्यूस कराते हो, स्वयं नहीं जाता है। अब जब आप इंट्रोड्यूस कराओगे तो आप चुन के इंट्रोड्यूस कराओगे, तो आपने एक इंट्रोड्यूस कराया, कल को उसकी 2 ही कॉपी तो बनेगी। तो नंबर ऑफ कॉपी ऑफ बैक्टीरियोफेज या मेकिंग कॉपी बैक्टीरियोफेज के द्वारा क्या होंगी, ज्यादा होंगी, किसकी कम होंगी, प्लाज्मिड की कम होंगी। क्यों, का कारण दिया हुआ है, बैक्टीरियोफेज का जो इन्फेक्शन है, नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन ज्यादा होगा पर सेल, या नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज जीनोम पर सेल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो नंबर ऑफ कॉपी पर सेल क्या होंगी, ज्यादा होंगी। प्लाज्मिड की कॉपी कितनी बनेगी, तो सामान्यतः 1 या 2 कॉपी बनती है, कभी कभार 15 से 100 कॉपी बन सकती है, लेकिन बैक्टीरियोफेज में कॉपी की नंबर का कोई संख्या नहीं लिखी है, लेकिन ये लिखा है कि नंबर ऑफ कॉपी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। ओवरव्यू सुन लीजिए फिर लिखिएगा। ऐसा कोई भी डीएनए जो किसी फॉरेन डीएनए को होस्ट में पहुंचा दे उसका नाम वेक्टर हो गया। पहुंचाने के बाद यदि उसकी कॉपी बनवा दे, क्लोनिंग करा दे, तो उसी का नाम क्लोनिंग वेक्टर हो गया। 2 लोग हैं जो क्लोनिंग वेक्टर का काम करते हैं, एक का नाम प्लाज्मिड और एक का नाम बैक्टीरियोफेज डीएनए। ये दोनों क्लोनिंग वेक्टर क्यों है, तो कहोगे दोनों के पास रेप्लिकेशन की एबिलिटी है विद इन द होस्ट सेल। जब रेप्लिकेशन की बात आती है तो नंबर ऑफ कॉपी बनेंगे, नंबर ऑफ कॉपी बैक्टीरियोफेज की ज्यादा होंगी नंबर ऑफ प्लाज्मिड से। क्यों, बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन पर सेल ज्यादा होता है, तो पर सेल जीनोम भी ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ कॉपी भी ज्यादा होंगे। प्लाज्मिड की कॉपी की बात करेंगे तो या तो 1-2 कॉपी बनाएगा, कुछ कॉपी एनसीईआरटी में लिखा है, या कभी कभार ये 15 से 100 कॉपी भी बना ले। कॉन्सेप्ट क्लियर, लिखो। लिख लीजिए, एनी वेक्टर दैट facilitate cloning of foreign DNA in host cell called as, इसी को कहोगे क्लोनिंग वेक्टर। एग्जाम्पल, ऑफ क्लोनिंग वेक्टर कौन है, 2 हैं, एक है प्लाज्मिड डीएनए और दूसरा है
बैक्टीरियोफेज डीएनए, यहाँ इंसर्शन रीजन है। ये दोनों क्लोनिंग वेक्टर की तरीके से काम करते हैं, क्यों? तो कहोगे इनके पास रेप्लिकेटिंग एबिलिटी है विद इन होस्ट सेल इंडिपेंडेंट ऑफ होस्ट जीन, हैव एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन इन होस्ट सेल इंडिपेंडेंट टू क्या? होस्ट जीनोम। तो यदि फॉरेन डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर के साथ ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? उसकी मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी, किसमें? होस्ट में। तो इफ एलियन डीएनए लिंक टू क्लोनिंग वेक्टर, तो रिजल्ट क्या होगा? एक तो एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसमें होस्ट सेल एंड मल्टी एप्लीकेशन ऑफ एलियन डीएनए इन होस्ट सेल, इसी को तो क्लोनिंग कहोगे। नंबर ऑफ कॉपी कितनी होंगी? नंबर ऑफ कॉपी ऑफ एलियन डीएनए किस पर डिपेंड करेंगे? डिपेंड करेंगे टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर पर। डिपेंड ऑन टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। कैसे? नंबर ऑफ कॉपी ऑफ किसका? एलियन डीएनए मोर बाई किसके द्वारा? बैक्टीरियोफेज डीएनए देन प्लाज्मिड डीएनए। इसका कारण दिया है, क्यों? बिकॉज तो बैक्टीरियोफेज पर सेल का इन्फेक्शन भी ज्यादा होगा, तो पर सेल जीनोम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज पर सेल मोर या बैक्टीरियोफेज जीनोम। पर सेल क्या होगा? ज्यादा होगा। आखिरी लाइन, नंबर ऑफ कॉपी बाई प्लाज्मिड कितने होंगे? एनसीईआरटी में लिखा है फ्यू या 1 या 2। कभी कभार क्या है,
सम टाइम कितना दिया है 1500 15 to 100 पर से you know that plasmid and bacteriophage have ability to replicate within the bacterial cell. ये हाईलाइट कर लो, इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब उसका जो असली डीएनए है. बैक्टीरियोफेज इसका हाई नंबर पर सेल है, हाई कॉपी नंबर ऑफ जीनोम है किसमें बैक्टीरियल सेल, लेकिन प्लाज्मिड के पास एबिलिटी है 1 या 2 कॉपी पर सेल, कभी कभार 15 से 100 पर सेल. देयर नंबर और ज्यादा हो सकते हैं. इफ वी एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद किससे बैक्टीरियोफेज डीएनए या किससे प्लाज्मिड डीएनए, तो मल्टीप्लाई करेगा और इसके नंबर किसके बराबर होंगे इक्वल टू द कॉपी नंबर, जितने प्लाज्मिड बनेंगे या जितने बैक्टीरियोफेज बनेंगे उसके बराबर होगा. ये पॉइंट बढ़ा लीजिएगा जरा, नंबर किसके बराबर होंगे, नंबर इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड या कॉपी नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज. वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच ए वे दैट दे हेल्प इन लिंकिंग. आसानी से जोड़ सको. एक बात ये पॉइंट कल पढ़ना है कि आसानी से क्या कर सको, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट. कहां से, नॉन रिकॉम्बिनेंट. बस